दरअसल छजलेट केस में अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई है, जिसके बाद अब्दुल्ला की विधायकी चली गई। अब सवाल यह है कि अब्दुल्ला के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से आखिर कौन मैदान में आएगा। उधर रामपुर से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने चुनाव आयोग से जल्द उपचुनाव की मांग की है और बीजेपी ने यह भी कहा है कि जो प्रतिनिधि जनता के हित में काम नहीं करेगा उसे जनता सबक सिखाती है और न्यायपालिका भी जनता की गुहार पर फैसला सुनाती है। वहीं एबीएसपी ने अब्दुल्ला की विधायकी जाने पर अखिलेश पर ही प्रहार किया है। इन्हीं सवालों पर आज मां बहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो पहले आजम की साइकिल पंचर हुई और अब अब्दुल्ला की। बड़ा सवाल यही है कि क्या रामपुर से आजम परिवार के वर्चस्व का, राजनीतिक वर्चस्व का यह महासंकट है। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हीरो वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष कुमार जुड़ गए हैं, आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में सीनियर वकील शशांक वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आप सभी की बात सुन लेते हैं। शुरुआत हीरो वाजपेयी जी आपसे करने जा रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, पहले आजम खान की सदस्यता गई, रामपुर की सीट पर उपचुनाव हुआ, भाजपा वहां से जीत गई। अब उसी फेहरिस्त में स्वार टांडा का भी नाम जुड़ गया है, क्योंकि जो पुत्र है आजम खान के, उनकी भी सदस्यता अब जा चुकी है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या बार बार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। 30 सेकंड। देखिए, अपराध की जो परिभाषा है वो अदालतें तय करती हैं और उस पर निर्णय देती हैं, और मुझे लगता है अदालत के निर्णय को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं। अदालत, हमारे यहाँ सब न्यायालय सर्वोच्च है और जो न्यायालय ने निर्णय दिया उसके आधार पर विधानसभा की जो नियमावली है विधायकों के लिए, उस नियमावली के तहत उनकी सदस्यता गई है। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी, ये कहना कि योगी आदित्यनाथ जी, मुझे लगता है सरासर गलत है। खुद को गुमराह करना और जनता को गुमराह करने के बराबर है। किसी अपराधी का पक्ष रखना, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की नीयत बन गई है। कोर्ट जो निर्णय करती है और जो आदेश देती है उसके आधार पर जो नियमावली है, 30 सेकंड पूरे विस्तार से बात सुनने आएंगे आपकी। फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, मैं रुक करूंगी अशोक कुमार जी का, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अशोक कुमार जी, कहा जा रहा है कि बीते 4 दशक में यह पहली बार हुआ है जब आजम परिवार का कोई भी सदस्य, किसी भी सभा का सदस्य अब नहीं है। तो आजम खान के राजनीतिक वर्चस्व का क्या ये दी एंड है और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को भी एक बड़ा झटका? 30 सेकंड। आवाज नहीं पहुंच पा रही है अशोक कुमार जी, यदि आप तक मेरी आवाज आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि आप ही की तरफ से शायद म्यूट है। एक बार आप सिस्टम को चेक कीजिए। मैं लौटूंगी फिर आपके पास, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं अनिल दुबे जी का, प्रवक्ता आरएलडी। 30 सेकंड के अंदर अनिल दुबे जी, क्या आप भी सपा की बात का समर्थन करते हैं कि कोर्ट के कारण, कोर्ट के फैसले के कारण सदस्यता गई है? एक नहीं, 2 बार गई है अब्दुल्ला आजम की, और दोनों ही बार कोर्ट के फैसले के बाद रद्द की गई थी। लोकतंत्र की हत्या, ये कह रही है समाजवादी पार्टी। 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, जो अदालत के फैसले हुए, अदालत के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो भी सदस्यता रद्द की गई है उस पर जल्दी से चुनाव कराया जाए और वहाँ पर चुनाव जल्दी हो, ये हम कहेंगे। बाकी न्यायालय का अपना काम है, न्यायालय ने जो किया, न्यायालय के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। चलिए ठीक है, न्यायालय के फैसले पर आप टिप्पणी नहीं करना चाहते, यानी कुल मिलाकर जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद समाजवादी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और रुक करते हैं अशोक कुमार जी का। अशोक कुमार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आस्था जी, देखिए ये जो है पॉलिटिकल वेंडेटा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से आजम खान परिवार को बिल्कुल दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है। इस तरह से दुश्मनी नहीं निभाना चाहिए लोकतंत्र में। आज आपकी सत्ता है, कल सत्ता बदल सकती है, लेकिन किसी के प्रति, किसी पार्टी के प्रति या किसी नेता के प्रति इस स्तर तक उतर जाना, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई थी, आपको याद होगा कि इस तरह से आजम खान को जानबूझ के सरकार प्रताड़ित कर रही है, तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। और पॉलिटिकल वेंडेटा लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन।
लेकिन अदालत ने अशोक कुमार जी इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि एक मुकदमा लगता है, जैसे ही बेल होती है तो दूसरी एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन यहां तो कोर्ट में एक लंबे वक्त से मामला चला है। 2008 का एक केस था, बलवा का मामला था, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला था, इतने साल प्रोसीडिंग चली, उसमें 2 साल की सजा हुई अब्दुल्ला आजम और आजम खान को। आस्था जी आजम खान साहब इतने बड़े सांसद रहे, 10 साल से विधायक रहे हैं, इतने बड़े नेता रहे हैं, उनके ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, क्या ये इस तरह से चीजें, मतलब किसी भी एक जनरल आदमी के हालत से नीचे नहीं उतरता इस तरह की चीजें जो योगी सरकार ने किया उनके साथ? क्या इस तरह का पॉलिटिकल वेंडेटा योगी सरकार साधेगी किसी के साथ? लोकतंत्र को क्रश करने की साजिश है योगी सरकार की। आप अगर अपोजिशन के बिना अगर आप सरकार चलाना चाहते हैं, अपोजिशन के बिना लोकतंत्र नहीं चल पाता है, और ये सरकार अपोजिशन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी इसका जवाब देंगे कि विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है क्या सरकार? निर्णय पे उंगली उठा रहे हैं, ये अदालत के निर्णय आए हैं, मुकदमे हैं, मुकदमे में अदालत निर्णय करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कहा है उसका भी सम्मान करना चाहिए, नीचे के न्यायालय ने जो निर्णय किए हैं उसका भी सम्मान करना चाहिए, और मुझे लगना आत्मलोकन करना चाहिए। बरसों जो आपने कर्म किए हैं उसका दंड मिलना शुरू हुआ है, तो उसको यह कहना कि योगी आदित्यनाथ विपक्ष नहीं देखना चाहते, विपक्ष और पक्ष जनता चुनती है। लोकतंत्र में सर्वोच्च जनता जनार्दन है, हमको जिताया है और आपको भी कहीं ना कहीं जिताया ही है। जो संख्या आपके पास आई है वो भी जनता के द्वारा है, जो हमारे पास आई वो भी जनता के द्वारा है, और लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। जनता अपना काम कर रही, मुझे लगता है आप अपने लोगों को, अपनी पार्टी को, वहां के लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, इसके अलावा इन बातों का कोई औचित्य नहीं इस केस में। चलिए ठीक है, आलोक वत्स जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी, आजम खान और अब्दुल्ला आजम, कुल मिला के आजम परिवार का अब लंबे वक्त तक सीधे तौर पर राजनीतिक पद से दूर रहना अब तय माना जा रहा है। जिस हिसाब से मामले चल रहे हैं, सदस्यता चली गई है, फिर से उपचुनाव होगा, क्या असर इसका समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा? क्योंकि हाल ही में एक बड़ा स्टैंड आजम खान के लिए भी लिया गया था सपा द्वारा। आलोक जी, अब तक जी एक चीज बता देता हूं बड़ा स्पष्ट, जस करनी तस भरनी, ये कोई किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं है, ये स्वयं के कुकृत्यों का परिणाम है। 2008 का केस है और 353 आईपीसी के तहत इन पर सजा हुई है, और ये कोर्ट की ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये योगी जी पे उंगली उठा रहे हैं। योगी जी का क्या लेना देना है 2008 के केस से? और इन्होंने बाधित किया, 12, 13, 14 बरस केस चला है ये, उसके बाद इनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। ठीक है आलोक जी, आपका वीडियो बार बार फ्रीज हो रहा है। ठीक है आलोक जी, बात आपने रखी कि योगी सरकार का क्या लेना देना, ये तो 2008 का केस था, कोर्ट में मामला चल रहा है, आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है। मैं चाहूंगी जब तक टेक्निकल चेक करें, अशोक कुमार जी इस बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी विपक्ष को टॉलरेट नहीं कर सकते, अभी राजनीतिक विश्लेषक बता के गए कि ये तो सीधी सी बात है, 2008 के मामले में अब इसमें मौजूदा सरकार कहां से आ गई? कोर्ट में तो मामला पूर्व से चल रहा है। आस्था जी आपको याद होगा अभी रिसेंटली जो रामपुर के विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं, जिस तरह से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां की जनता को निर्लज्जता पूर्वक वोट डालने से रोका है, इसको देश की मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेके पूरी जनता ने इस नग्नता को देखा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आजम खान साहब को हरवाया गया, रामपुर में वोटरों को निकलने नहीं दिया गया घरों से। लेकिन अशोक जी, सवाल ये भी उठता है कि आप लोग बहुत सहूलियत भरी बातें करते हैं, सहूलियत भरी बातें करते हैं। खतौली में जीते, वहां आपको प्रशासन सही नजर आया, वहां ईवीएम भी सही नजर आई। रामपुर हाथ से निकल गया तो यहां आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने मारपीट के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। मैनपुरी में आप जीते तो आपने कहा यही मॉडल 2024 में काम आएगा। वोटिंग परसेंटेज आस्था जी आपने देखा होगा, रामपुर का वीडियो देखा होगा आपने रामपुर का। इस तरह से क्या कभी किसी विधानसभा में इस तरह से चुनाव हुआ है? कभी नहीं चुना हुआ इस तरह से, जिस तरह से योगी सरकार ने अत्याचार किया रामपुर में। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप शिवपाल यादव जी हमारे मैनपुरी चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में सुर नहीं मिलाए तो एक दिन पहले
उनको थ्रेट था, उनको खतरा था, उनको सिक्योरिटी थी, और उसके बाद जब वो उनकी बात नहीं माने माननीय शिवपाल जी, तो उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई। तो बिल्कुल एक पर्दा रहता है, सब सरकारें करती हैं एक लिमिट तक, लेकिन एक पर्दा रख के करती हैं। ठीक है अशोक कुमार जी। हीरो वाजपेयी जी, आपने सुने ये आरोप, और ये आरोप अभी से शुरू हो चुके हैं। स्वार सीट पर अभी उपचुनाव अनाउंस भी नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि स्वार पर भी अब उपचुनाव होगा। उससे पहले समाजवादी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि पूर्व के उपचुनाव में गुंडागर्दी की गई, लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए, शिवपाल यादव की सिक्योरिटी हटा ली गई, वगैरह वगैरह। आपने सुने होंगे आरोप। देखिए, शिवपाल यादव जी को जिससे खतरा था परिवार के अंदर, वो खतरा खत्म हो गया, उन्होंने सरेंडर कर दिया वहां जाकर, खतरा खत्म हो गया, सिक्योरिटी हट गई। वो तो परिवार से ही खतरा था, आपस की लड़ाई थी, घर की प्रॉपर्टी को लेके, पार्टी में लेकर, वो अंदरूनी लड़ाई थी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, जहां तक बात ये चुनाव हारने और जीतने की कहते हैं, जहां जीत गए वहां प्रशासन ठीक, जनता ठीक, ईवीएम ठीक। जहां हार गए वहां प्रशासन गलत, जनता गलत, ईवीएम गलत। मुझे लगता है इस तरह का दोष लोकतंत्र में नहीं देना चाहिए। जीतने को भी आपको स्वीकार करना पड़ता है और हार को भी स्वीकार करना पड़ता है। सत्तारूढ़ पार्टी भी कहीं जीती और सत्तारूढ़ पार्टी भी कहीं हारी। हमने हार को भी स्वीकार किया और जीत को भी स्वीकार किया है। हम मानते हैं जनता जनार्दन है, यहाँ मैंडेट नहीं मिला, हम जनता की और सेवा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, अपनी नीतियां रखेंगे, बताएंगे हमारे और इनमें क्या डिफरेंस है, और अगले चुनाव का सामना करेंगे। खाली ये रोना कि साहब एक जगह ऐसा हो गया और वहां तो लोग, जनता हमारे साथ थी, वहां भी जीतते थे, वहां भी हारे, वहां जहां हम हारते थे वहां हम जीते। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इस खूबसूरती में दाग लगाने का कार्य समाजवादी पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रही है, जो बिल्कुल ही नाजायज है। जीत में जीत महसूस करिए, हार में हार, अपनी समीक्षा करिए। आप लगातार चुनाव हार रहे हैं अखिलेश यादव जी, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। इन 4 हार के पीछे की समीक्षा कीजिए और फिर बात करिए। केवल आरोपों प्रत्यारोपों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है। हमारे साथ अनिल दुबे जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी। अनिल दुबे जी, 2024 के लिए जयंत चौधरी ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है कि वो सपा के साथ गठबंधन करेंगे या आजाद पार्टी के साथ, मतलब दोनों के साथ, आजाद पार्टी और सपा को साथ लेकर के चलेंगे। पश्चिमी यूपी पर भी बड़ा फोकस रहने वाला है, और रामपुर की एक ऐसी सीट जहां 4 दशक से आजम परिवार का कोई ना कोई सदस्य किसी ना किसी रूप में जनप्रतिनिधि रहा। अब ऐसा नहीं होगा। एक सीनियर लीडर सपा से जुड़े, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जिसके पीछे पार्टी हाल ही में जाकर खड़ी हो गई थी, अब पूरे परिवार का राजनीतिक वर्चस्व क्या खात्मे पर है रामपुर के अंदर? देखिए, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ समझौता है, और हम 2024 के लिए भी उनके साथ हम लोग मिलकर के लड़ेंगे, और 2024 के लिए हमने तैयारी भी शुरू कर दी है, और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी 1500 गांव में दौरा करने जा रहे हैं, 1500 गांव में जनसंपर्क करेंगे। जहां तक सरकार की बात है, अभी आपने प्रश्न उठाए, सरकार का रवैया विपक्ष के साथ अच्छा नहीं है। आप इनका प्रशासन, चाहे वो खतौली रहा हो, चाहे मैनपुरी रहा हो, चाहे रामपुर रहा हो, उपचुनाव में इन्होंने प्रशासनिक धांधलेबाजी की, और प्रशासनिक नियंत्रण इनका नहीं है। अगर प्रशासनिक नियंत्रण होता, आप कानपुर में ये घटना हुई, कानपुर में इतना भीषण महिला और बेटी जल करके मर गई, ये प्रशासन के ऊपर का दुरुपयोग नहीं है तो कहे क्या भाई? ये प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद रहे और इस तरह की घटना हो गई, तो इनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई, अभी वहां पर तमाम अधिकारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ये मुद्दे भी देखने की जरूरत है। और सरकार प्रशासन पर नियंत्रण नहीं कर रही है, और ये आगे आने वाले 2024 में जनता इन सब चीजों को देख रही है, जनता इनको करारा जवाब देगी। ये हमेशा काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। ठीक है, आप कह रहे हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है, लेकिन यही कहावत और यही बात तकरीबन हर चुनाव और उपचुनाव से पहले आप लोग कहते आए हैं, पर नतीजे इसके विपरीत ही आए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, कहा तो क्या बहुत दिनों तक भारतीय जनता पार्टी आपने अपनी बात रखी, बिल्कुल आप अपनी पक्ष रखे। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए, जो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। आलोक जी, मैं चाहूंगी अब आप अपनी बात पूरी करें। विपनेश जी, कि ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में खराबी थी, प्रशासन नहीं, ईवीएम नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने मारपीट कर लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज डाउन था रामपुर। तो आजमगढ़ में भी हो सकता था, यही चीज तो खतौली में भी हो सकता था, ये रामपुर में ही क्यों हुआ? और जब ये भारत के लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास रखते हैं, तो आज जब कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, तो ये क्यों उंगली उठा रहे हैं योगी जी पर?
योगी जी कोर्ट है क्या? भैया आप चर्चा कर रहे हो खतौली की, आप चर्चा कर रहे हो, मुद्दा नहीं है। कभी रामचरितमानस, कभी रामायण, कभी सोर नार धुधुनारी, यही सब लेके आप डफली बजाते रहिए, इससे कुछ होने जाने का नहीं है। आपका सुपड़ा 2024 में पूरी तरीके से साफ होगा, अब इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके का अनर्गल बयान आप लोग दे रहे हैं, जिस तरीके का धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपके मुस्लिम जो पिलर है ढा रहे हैं, एक एक करके बात आपका ढाता हुआ अनिल दुबे जी रुक जाइए, पूरा होने दीजिए आलोक जी की बात। ये आपके साम्राज्य का, ये मुगल सल्तनत का ढाता हुआ अवशेष है। बहादुर शाह जफर के बाद जो लोग थे, अब आप लोग उस कैटेगरी में आने वाले हैं 2024 तक। ठीक है, बात पूरी हुई। बोलिए अनिल दुबे जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं, अब ये बात कह रहे हैं, ये तो समाचार, इनको आपने विश्लेषक के तौर पे बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी ज्यादा वो कर रहे हैं। इनको खतौली और मैनपुरी में, खतौली में किस तरह से जो है वहां पर दुरुपयोग हुआ प्रशासन का, वहां पर जनता निकल के आई तब चुनाव हुआ, मैनपुरी में दुरुपयोग हुआ, रामपुर में दुरुपयोग हुआ, कहां जो किस समय प्रशासन ने दुरुपयोग नहीं किया। ये कानपुर में अभी एक घटना हो गई, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वहां प्रशासन की मौजूदगी में मां और बेटी जल करके मर गई, उस पर क्या चर्चा आप कर रहे हो? उस पर तो बताइए ना कि ये किसकी गलती है। आज भी तमाम अधिकारी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। हीरो वाजपेयी जी, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ा प्रदर्शन किया है, आरएलडी भी इस बात को कह रही है, और समाजवादी पार्टी के भी विधायक डिटेन किए गए थे जब वो जाने की कोशिश कर रहे थे। सब यही जानना चाह रहे हैं कि मामले में क्या कार्रवाई हुई है। देखिए, घटना जो है दुखद है, हमारी हमदर्दी उस परिवार के साथ, पूरा शासन उसके साथ है, और जो दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई हो रही, कोई बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी जांच हो रही है, मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और योगी सरकार में आप एक बात मानिए, कोई कितना भी बड़ा सरकारी या गैर सरकारी आदमी हो, अगर वो अपराध में लिप्त है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। और ये कहना राजनीतिक दलों की रोटी सेकना है कि हम वहां जा रहे हैं, हम वहां रोके गए, ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकना है। इसके ठीक है, वो विपक्षी पार्टियां, उनका काम है मुद्दे उठाना। हीरो वाजपेयी जी, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका काम है मुद्दे उठाना, संज्ञान में लेकर के आना। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन सबका ध्येय एक ही है, और वो ये है कि न्याय होना चाहिए और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ शशांक शेखर झा जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट। बहुत स्वागत है शशांक जी आपका। और आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2008 के एक मामले में एक मौजूदा विधायक की सदस्यता चली जाती है, इसमें मौजूदा सरकार या पूर्व में भी कोई सरकार रही, उसका कोई रोल होता है क्या? 2008 का एक मामला कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, सबूत गवाह पेश किए जा रहे हैं, तो उससे क्या कोई लेना देना मौजूदा सरकार या पूर्व सरकार, कोई लेना देना या हस्तक्षेप हो सकता है? नमस्ते। मेरा मानना है कि इस तरीके का जो एलिगेशन अगर लगाया जाता है सरकारों पर कोर्ट के आदेश के बाद, तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है जिसको हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी कोर्ट प्रणाली और हमारी निष्पक्ष कोर्ट पर या न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। संविधान अगर वो पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका तीनों अलग अलग है। तो अगर कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, और ये पर्टिकुलर मैटर जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो 2008 में कौन मुख्यमंत्री था? दूसरे दल की, भाजपा की मुख्यमंत्री नहीं थी। आज भाजपा की सरकार है, उस टाइम भाजपा की सरकार नहीं थी, मायावती जी की सरकार थी, जो बसपा की सरकार कही जाती है। और किन सेक्शंस पर इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए ये देखना पड़ेगा। 353 और दूसरा सेक्शन था 341। 353 कहता है कि आप किसी को रॉन्गफुल असॉल्ट कर रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स कर रहे हैं, किसी को भी अपना कार्य नहीं करने दे रहे जो सरकारी कर्मचारी है। तो मेरा मानना है कि इतने साल के बाद अगर उसमें कन्विक्शन हो रहा है आपके ऊपर, तो आपको खुद के चरित्र पर देखना पड़ेगा कि आप कितने गलत थे। और हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि आप अपने, हो सकता है पॉलिटिकल पावर्स की वजह से उस समय बेल आपने ले ली होगी इतने समय में, लेकिन मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था काफी सुदृढ़ है भारत की। देर लगता है लेकिन आपको कन्विक्शन जरूर होगा अगर आपने गलत किया है। अगर यहाँ पे गलत हुआ है तो इसका मतलब है कि ट्रायल ने पूरी तरीके से कार्य किया, देखा कि सही में उनके ऊपर 353 है कि नहीं। और देखिए, सिर्फ 353 नहीं लगा है, आईपीसी की धारा 341 भी लगी है, मतलब रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, मतलब कोई भी अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करेगा किसी को भी तो उस पर भी अलग पनिशमेंट। तो दोनों धाराओं में यहाँ पे सजा हुई है। तो ये कह देना कि भाजपा की सरकार ये कर रही है, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट इस देश में निष्पक्ष नहीं है। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं, भाजपा की सरकार हो या मौजूदा दौर में कोई भी सरकार होती, तो
यदि कोई मामला चल रहा है तो ये पूरी तरह से कोर्ट की जिम्मेदारी पर होता है। कोर्ट सबूतों और गवाहों के आधार पर चलती है और उसका फैसला सबके लिए मान्य है और सम्मानजनक है। अशोक हमारे साथ है। अशोक जी, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई क्या कि अब आगे चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, स्वार सीट पर फिर उपचुनाव होगा? आपने लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, आसिम रजा को उतारा, फिर रामपुर का उपचुनाव लड़ा, आसिम रजा को उतारा, अब स्वार में भी उपचुनाव होना ही है। आस्था जी, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है सरकार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा रही है। मैं एक बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी लखीमपुर खीरी में पसकवा ब्लॉक में जो महिला का चीरहरण किया गया, बीडीसी की जो प्रस्तावक महिला थी, महाभारत की याद दिला दी उस चीरहरण ने। और चीरहरण करने वाले भाजपा अशोक कुमार जी, स्वार सीट पर उपचुनाव होगा, मैंने उस चुनावी रणनीति पर प्रश्न पूछा है। आप पूर्व के कई केसेस उठा करके लाएंगे तो विषय पर रहिए ना, उसके लिए तो आपको बहुत सारे मंच मिल जाएंगे। जो चीजें ये सब अब देखिए, आपने कानपुर का मुद्दा उठाया, अनिल दुबे जी ने कानपुर का मुद्दा उठाया, उस पर हमने बात की, लेकिन पूर्व के आप कई विषय उठाकर ला रहे हैं जिस पर आप पहले बात कर चुके हैं। चाहे तो आगे भी करते रहिएगा, लेकिन मेरा कहना अभी विषय पर रहिए। हाँ, विषय में रह रहा हूँ, बिल्कुल विषय पर रहा हूँ। भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि कोई कितना बड़ा हो, इस भाजपा सरकार में उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्वामी चिन्मयानंद के बारे में क्या कहेंगे? अभी जो भारत की पहलवान बेटियां दिल्ली में जाकर अपना सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रही थी, उनके बारे में इनका क्या जवाब होगा? तो आप ये मत कहिए कोई बड़ा आदमी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, ऐसा सब झूठ है। बस कार्रवाई हो रही है दिखावे के लिए, और असली कार्रवाई हो रही है विपक्ष के ऊपर। ये स्पष्ट मेरा कहना है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद यदि कोई कार्रवाई होती है अशोक जी, तो फिर आप सरकार को कैसे घेरेंगे? ये बात तो आम जनता भी जानती है कि कोर्ट का आदेश सबके लिए मान्य होता है। सरकार का ये बताइए आस्था जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल से लगातार विधायक और सांसद किसी की मुर्गी चुरा सकता है क्या? किसी की बकरी चुरा सकता है क्या? इसको आप क्या कहेंगे? ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है तो क्या है? ठीक है, मेरे पास लास्ट 3 मिनट है। हीरो वाजपेयी जी। देखिए, मुझे लगता है अभी भी मूल मुद्दे से भागने की बात हो रही है लगातार। ये कहना कि वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता, ये अदालतें तय करेंगी। इस अपराध में भी इनको लगता होगा कि ऐसा हो सकता है, हम इतने दिन टाले रह सकते हैं। आज अदालत ने निर्णय कर दिया, सजा मुकर्रर कर दी, सजा के अनुसार विधायिका की जो नियमावली थी उसके अनुसार सदस्यता चली गई। आपने पूछा आगे चुनाव का करेंगे, उस पर जवाब नहीं है इनके पास कोई। केवल वही अनर्गल प्रलाप लगातार वर्षों से करते चले आ रहे हैं। अपराध के पीछे खड़े होते हैं, अपराधियों के पीछे खड़े होते हैं और अपराधियों को बचाने की बात करते हैं। इसी मामले में तो उत्तर प्रदेश में अपराध में जो कड़ाई हुई है, योगी आदित्यनाथ के रूप में जो मुख्यमंत्री ने नेतृत्व दिया और जो अपराधियों पे कड़ाई हुई और लोग भाग गए यहां से छोड़ के। और आप जो देख रहे हैं लगातार निवेश आ रहा, रिकॉर्ड तोड़ निवेश आया। वो जो भय का वातावरण अपराधियों ने बना रखा था पिछले 15 साल की सरकारों में, वो खत्म हुआ है और उसी के पक्ष में समाजवादी पार्टी लगातार खड़ी होती रहती है। यही एक मंतव्य है जिसकी वजह से हारते हैं चुनाव और हार का दोष सीधे सीधे जनता पे मर देते हैं। अरे भाई, जनता ने जिताया, जनता ने हराया, आप जनता को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ठीक है अशोक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मुझे शो वाइंड अप सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज बोला था योगी सरकार को। एनसीआरबी के डेटा ने बताया कि अब तक का हाईएस्ट क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में खासतौर से महिलाओं के खिलाफ, और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों में अगर नाम देखा जाए सबसे ज्यादा भाजपा ही लोग निकलेंगे। क्या बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की? आप सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी को आप डिनाई कर रहे हैं, एनसीआरबी के डेटा को आप डिनाई कर रहे हैं। एनसीआरबी का कौन सा डेटा कोट कर रहे हैं आप? मंत्री आवास में छुपा अशोक कुमार जी, एनसीआरबी का कौन सा डेटा कोट कर रहे हैं? रीसेंट रिपोर्ट है जिसमें 2019 से 21 तक का जिक्र है, उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति और बेहतर हुई है, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध कम हुआ है। आप उठाकर देखिए रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हम कई बार चला भी चुके हैं। आप कौन से ईयर का डेटा कोट कर रहे हैं मुझे बताइए। ठीक है, शो आखिरी पड़ाव में है। शशांक वाजपेयी कुछ कहना चाहते हैं, सबसे लेट जुड़े थे हमारे साथ। बोले शशांक जी, फिर मुझे शो वाइंड अप करना है। जी, यहाँ पे आपके शो में सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही मैं एक आपको कह देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि कानून के ऊपर में जब ऑर्डर दिया था, उसके बाद से ही ये नियम आया है कि अगर 2 साल या उससे ऊपर का अगर किसी को कन्विक्शन होता है तो उनकी सदस्यता चली जाती है और वहां पे वापस इलेक्शन होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात अगर कोई आपके शो में कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो कानून आया है और जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी के विधायक की सीट चली गई और वहां पे किसी को फिर से इलेक्शन होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक बात नहीं कह सकते, आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि कोर्ट जो फैसला देता है वो सबके लिए माननीय है और कोर्ट सबूतों और गवाहों पर चलता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। पहले आजम खान की सदस्यता गई,
उपचुनाव हुए, वो सीट सपा के हाथ से निकल गई, भाजपा वहां जीत गई। और अब स्वार सीट, जिस पर अब्दुल्ला आजम विधायक थे, वो सीट भी निकल गई, उनकी सदस्यता चली गई। अब वहां पर उपचुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि बीते 2 से ढाई साल के अंदर रामपुर के अंदर यदि आप चुनाव और उपचुनाव दोनों मिला दें तो वहां की जनता को अब एक बार फिर से चौथी बार वोट डालने के लिए तैयार रहना होगा। सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे